आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बेकाऊ नहीं का भाग 12, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुत्तु कुमरन ने महसूस किया कि नारी की सुकुमारता अपने प्रेम प्रदर्शन में विलक्षणता और चातुरी लाने से चमक उठती है। मेरे साथ आप नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? इस वाक्य ने उस पर जादू सा कर दिया। उसमें कैसी आत्मीयता टपकती थी। उसके साथ चलने और उसका साथ देने को उसे छोड़कर दूसरा कोई व्यक्ति योग्य नहीं है, ये आशा उसमें कहाँ से बंधी? ये भरोसा कहाँ से पैदा हुआ? जहां ये सोचकर वो आत्मविभोर हुआ, वहां ये विचार करते हुए उसे ये हैरानी भी हुई कि मैं कौन हूं कि उस पर बेतरह अपना गुस्सा उतारूं। उसको मेरा परिचय कितने दिनों का है? उसके अधिकारों पर अधिकार जमाने का, उसे अपने इशारों पर नचाने का या ढीला छोड़कर तमाशा देखने का अधिकार मुझे कहाँ से मिला और कैसे मिला? ये सोचते सोचते वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अनन्य प्रेम की कोई डोर दोनों को गठबंधन में बांध रही है, बल्कि बांध चुकी है। शाम को अब्दुल्ला को बुलाने जाने के पहले माधवी ने मुत्तु कुमरन को स्टूडियो हो आने के लिए बुलाया। मुझे तो मलेशिया नहीं जाना, फिर फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत है? मुत्तु कुमरन ने कहा। आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाती, माधवी ने कहा। तुम तो नाटक की कथा नायिका हो, तुम ना जाओगी तो नाटक नहीं चलेगा, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मुत्तु कुमरन ने हंसते हुए उसकी बातों का विरोध किया। कथानायक ही जब नहीं जा रहा तो कथानायिका के जाने से क्या फायदा? गोपाल तो जा रहा है ना। मैं अब गोपाल की बात नहीं करती, अपने कथानायक की बात करती हूं। वो कौन है? समझकर भी नासमझ बनने वालों को कैसे समझाया जाए? माधवी की इस आत्मीयता पर वो फिर न्यौछावर हो गया। थोड़ी देर बाद माधवी ने स्टूडियो जाने के लिए बुलाया तो उसने कोई आपत्ति नहीं की। स्टूडियो जाकर पासपोर्ट के लिए फोटो खींचने के बाद दोनों ने एक साथ मिलकर एक फोटो खिंचवाया। शाम को अब्दुल्ला को लाने के लिए ओशियानिक जाते हुए माधवी अकेली नहीं चली। उसकी मानसिकता से परिचित होने के लिए मुत्तु कुमरन को भी साथ लेकर कार में रवाना हुई। इधर इनकी कार फाटक के बाहर हो रही थी और उधर गोपाल की कार बंगले में घुस रही थी। गोपाल को ये समझते देर नहीं लगी कि माधवी अभी अब्दुल्ला को लाने के लिए जा रही है। उसके आदेश के अनुसार अकेली न जाकर मुत्तु कुमरन को भी साथ लिए जा रही है। इससे उसे दोहरा क्रोध चढ़ाया और वो मुंह चढ़ाकर बोला, मैंने तो तभी जाने को कहा था, पर तुम अभी जा रही हो? हाँ, इन्हें फोटो स्टूडियो ले गई थी, देर हो गई थी, अब जाकर निकल पाई। सो तो ठीक है, लेकिन इन्हें क्यों कष्ट दे रही हो? अब्दुल्ला को लाने के लिए सिर्फ तुम्हारा जाना काफी नहीं? गोपाल ने मुत्तु कुमरन को काट देने का विचार किया। माधवी को धर्म संकट से बचाने के विचार से मुत्तु कुमरन स्वयं आगे बढ़कर बोला, बात यह है कि मैं भी ओशियानिक देखना चाहता था, इसलिए मैं स्वयं इसके साथ चल पड़ा। गोपाल की समझ में नहीं आया कि इस हालत में मुत्तु कुमरन को गाड़ी से कैसे उतारे। वो झींक कर बोला, अच्छा तो दोनों ही हुआ, लेकिन गाड़ी में लौटते हुए उनसे बातों में न उलझना, उनके जरिए ही हमारा काम होना है, उनका दिल दुखाने का कोई बहाना नहीं ढूंढ लेना। वो माधवी को आगाह कर धड़ाधड़ अंदर चला गया। माधवी को उसकी चाल से ही उसके क्रोध का पता चल गया, पर मुत्तु कुमरन के सामने उसने इसे प्रकट नहीं किया। मुत्तु कुमरन गुस्से की हंसी हंसते हुए बोला, इसका जी तो मेरा हाथ खींचकर कार से उतारने को हो रहा था, पर वो हो नहीं पाया।
संयोग से उस समय माधवी कार चला रही थी। तीसरे व्यक्ति के न होने से वे दोनों खुलकर बातें कर पा रहे थे। पिनांग के अब्दुल्ला के कमरे में जब वे गए तब उनके साथ 4-5 मुलाकाती और थे। अब्दुल्ला ने दोनों का स्वागत कर कमरे में ही बिठा लिया। गोपाल साहब ने रात की डिनर के लिए ही तो बुलाया है। 8:30 के करीब आना काफी नहीं होगा क्या? अभी 6:30 ही बज रहे हैं। अब्दुल्ला ने घड़ी देखकर कहा। गोपाल जी के विचार से आप अभी आ जाते तो थोड़ी देर बातचीत भी हो जाती। बाद में डिनर तो है ही। बातों में समय कटते कितनी देर लगती है? पल भर में 8 बज जाएंगे। माधवी ने उत्तर दिया। सचमुच आपका कल का अभिनय बहुत अच्छा था। मलेशिया में आपका बड़ा नाम होगा। अब्दुल्ला ने माधवी के मुख के सामने माधवी की ऐसी तारीफ की कि वो शर्मा गई। आए हुए मुलाकाती एक एक कर विदा हुए। मुत्तु कुमरन को पास बिठाकर अब्दुल्ला को इस तरह तारीफ करते देखकर माधवी सिकुड़ सी गई और बोली, सारा का सारा श्रेय तो इनका है। इन्होंने नाटक कितना अच्छा लिखा है कि हम आसानी से अभिनय कर नाम पा गए। पर यह भी हो सकता है ना कि अभिनेताओं की किरदारी से लिखने वाले का नाम भी रोशन हो जाए। अब्दुल्ला ने फिर वही चक्की पीसी। मुत्तु कुमरन इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके विचार से कला का महत्व ना जानने वाले व्यापारी ऐसे ठूंठ थे जिन पर 1000 कोशिश करने पर भी कील न चढ़ती। वो अपने विचारों को भैंस के आगे बीन होने नहीं देना चाहता था। अब्दुल्ला की कदर करते हुए वो उससे कला की बात करे तो वो कला के प्रति द्रोह हो जाएगा और कला की हत्या का पाप सिर पड़ेगा। ये सोचकर वो पैर पर पैर चढ़ाए चुपचाप बैठा रहा। उसकी इस मनोदशा को माधवी ने पढ़ लिया। अब्दुल्ला की बातों की लीक बदलने के विचार से बोली, पिछले महीने गंगा नाटक मंडली मलेशिया गई थी ना? सुना है कि आप ही की कॉन्ट्रैक्ट पर वहां गई थी। वो वहां नाम यश भी प्राप्त कर पाई? अब्दुल्ला की कॉन्ट्रैक्ट हो तो नाम आप ही आप हो जाता है। हमारी कंपनी 25 सालों से नाट्य मंडली या नाटक कंपनियों को तमिलनाडु से ले जाती है और वहां प्रोग्राम चलाती है। मलेशिया में अब्दुल्ला कंपनी का एक भी प्रोग्राम अब तक नाकामयाब नहीं हुआ। इसे बड़ी चढ़ी बात न मानिए तो अब्दुल्ला कंपनी की एक खसूसियत है। कंपनी के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है। हम पेशे से डायमंड मर्चेंट हैं, जौहरी हैं। कला के प्रोग्राम तो शौक के लिए करते हैं। मुत्तु कुमरन उन बातों से ऊब गया तो उसने माधवी को इशारा किया। चलिए, गोपाल साहब आपका इंतजार करते होंगे। जल्दी चलें तो अच्छा हो। माधवी के कहने पर अब्दुल्ला कपड़े बदलने अंदर चले गए। कमरे में ड्रेसिंग टेबल में आईने के पास विभिन्न सेंटों की छोटी बड़ी शीशियां करीने से सजी थी। अब्दुल्ला कपड़े बदलकर एक आईने के सामने जाकर खड़े हुए और एक शीशी खोलकर शरीर पर सेंट लगाने लगे। इत्र की खुशबू सारे कमरे में बिजली की तरह फैल गई। एक दूसरी शीशी में लगे स्प्रे से गले और कुर्ते के कॉलर में सेंट छिड़क ली। कपड़े बदलने और तैयार होने में उनमें जेम्स बॉन्ड की सी फुर्ती थी। उनकी एक एक बात और अदा में शौक चर्रा रहा था। उन्होंने होटल के बैरे को बुलाकर चाय मंगवाई। मना करने पर भी नहीं माना। चाय तैयार कर वे तीनों प्यालों में डालने लगे तो माधवी मदद को आगे बढ़ी। ये देखकर अब्दुल्ला बहुत खुश हुए। मुत्तु कुमरन सब्र से बैठा था। चाय पीते ही तीनों चल पड़े। जाते जाते माधवी ने उस स्प्रे वाली शीशी के बारे में पूछा। लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, कहते हुए अब्दुल्ला ने वो शीशी उठाकर माधवी को दे दी। नहीं, मैंने यों ही पूछा था, कहकर माधवी ने लेने से इनकार किया तो नो नो, कीप इट, डोंट रिफ्यूज, कहकर उसके हाथ में थमाकर ही अब्दुल्ला ने दम लिया। मुत्तु कुमरन को माधवी पर क्रोध आया। यदि माधवी अपनी जुबान पर काबू रखती और अब्दुल्ला से सेंट की बात नहीं पूछती तो क्या वे भिखमंगों को भीख देने की तरह उसके हाथों में सेंट की शीशी उठाकर थमाते? भड़कते क्रोध में भी उसका विचार औरतों की इस आम कमजोरी पर गया कि सारी दुनिया में बिरली ही ऐसी कोई औरत होगी जो सुगंधित वस्तुओं, पुष्पों और साड़ियों के मामले में उद्विग्न और चंचल न हो उठती हो। पर अपनी इच्छित वस्तुओं को मांगने की एक मर्यादा होती है। जैसे एक कुलीन स्त्री का सुगंध, पुष्प, साड़ी आदि के विषय में अन्य पुरुषों से पूछना बेहुदा है, वैसे ही माधवी का अब्दुल्ला से इस बारे में पूछना भी उसे अशिष्ट लगा। ये सब सिने जगत में जाने का नतीजा है, ये सोचकर उसने उसे दिल ही दिल में माफ भी कर दिया। कार में माम्बलम जाते हुए अब्दुल्ला मलेशिया की यात्रा के विषय में
एक पर एक सवाल करते जा रहे थे। तुम्हारी मंडली के साथ कुल कितने लोग आएंगे? कौन कौन हवाई जहाज से आएंगे? कौन कौन समुद्री जहाज से आएंगे? माधवी जो कुछ जानती थी बताए जा रही थी। कार की अगली सीट पर मुत्तु कुमरन माधवी के साथ बैठा था और अब्दुल्ला पिछली सीट पर अकेले बैठे थे। बंगले के द्वार पर पोर्टिको में गोपाल ने अब्दुल्ला का स्वागत किया और स्वागत करते हुए हाथी की सूंड जैसी भारी गुलाब के फूलों की माला अब्दुल्ला को पहनाई। फिर दावत में आए हुए अभिनेता अभिनेत्रियों, प्रोड्यूसरों और सिनेमा जगत के दूसरे व्यक्तियों से अब्दुल्ला का परिचय कराया। दावत के पहले सब बैठकर हंसी खुशी बातें करते रहे। गोपाल के दावत का इंतजाम और उसका ठाठ बाट देखकर अब्दुल्ला दंग रह गए और एक तरह से मोहित भी हो गए। न जाने क्यों गोपाल उस दिन मुत्तु कुमरन और माधवी से कुछ खिंचा सा रहा। दावत के समय अब्दुल्ला अभिनेत्रियों और एक्स्ट्राओं के झुंड के मध्य बैठाए गए। लगा कि कोई अमीर शेख अपने हरम में बैठा हो। अभिनेत्रियों की खिलखिलाती हंसी के बीच अब्दुल्ला के ठहाके पटाखे की तरह छूट रहे थे। दावत के बाद ये प्रश्न उठा कि लौटते हुए अब्दुल्ला को ओशियानिक पर पहुंचाने कौन जाए। माधवी हिचकते हुए गोपाल के सामने जाकर खड़ी हुई कि शायद उसी को पहुंचाना पड़ेगा। ना, तुम्हें नहीं जाना है, जाकर अपना काम देखो। तुम्हें तमीज नहीं, सारी दुनिया को साथ लेकर चलोगी। गोपाल ने जरा कड़े शब्दों में कहा तो माधवी को ये तमाचा सा लगा। आ बला गले से लग कहकर जाने वाली के सामने से आई बला गले से टल गई तो वो मन ही मन खुश हो रही थी। उसने देखा कि किसी उप अभिनेत्री के साथ अब्दुल्ला को गोपाल ओशियानिक भेज रहा है। उसने चैन की सांस ली। अब्दुल्ला हाथ जोड़कर सबसे विदा हुए। खाना खाने के तुरंत बाद मुत्तु कुमरन आउट हाउस चला आया था। सिर्फ माधवी सबको विदा करने के लिए पोर्टिको में खड़ी थी। उस समय माधवी के मन में ये विचार उठ रहा था कि मुत्तु कुमरन मेरी परीक्षा लेने के लिए ही जल्दी जल्दी आउट हाउस चला गया है कि मैं अब्दुल्ला को पहुंचाने अकेली ओशियानिक जाती हूं कि नहीं। अब उसके मन में इस बात की खुशी हो रही थी कि अब्दुल्ला के साथ मेरे अकेले न जाने से मुत्तु कुमरन को खुशी होगी। एक एक करके सब गोपाल से विदा लेकर चले। कुछ एक माधवी से भी विदा हुए। सबको हाथ जोड़कर उसने विदा किया। सब के जाने के बाद घर में काम करने वाले गोपाल के सेक्रेटरी और माधवी ही वहां बाकी रह गए थे। नायर छोकरा टेलीफोन के पास विनम्रता का पुतला बनकर खड़ा था। अचानक उन लोगों के सामने गोपाल माधवी पर कहर भरा जहर उगलने लगा। जिस अदम्य क्रोध को उसने अब तक दबा रखा था वो फूट पड़ा। बड़ी चरित्रवान बन गई है, मानो मैं त्रिया चरित समझता नहीं। चर्बी चढ़ गई है। मैंने पढ़ा पढ़ा कर कहा था कि 2 या 3 बजे अब्दुल्ला के यहां जाओ, थोड़ी देर बातें करके फिर बुला लाओ। मेरी बातों पर कान न देकर अपनी मर्जी की कर रही है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं देखता आ रहा हूं कि उस्ताद के इस घर में आने के बाद तुम्हारी चाल बदल रही है। माधवी बिना कोई जवाब दिए सिर झुकाकर खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। इसके पहले 4 जनों के मध्य गोपाल ऐसी बातें करता था तो भी उसके दिल पर उसका कोई असर नहीं होता था। सब झाड़ पहुंचकर गोपाल से पहले की तरह मिलने जुलने लग जाती थी। अब वो जिसके वश में हो चुकी थी उसका अहम और स्वाभिमान भी अब उसके मन में घर कर बैठे थे। गोपाल के इन वर्तावों के खिलाफ ज्वार भाटा तो उठे, पर आदत पड़ जाने से गोपाल के मुंह के सामने कुछ कह नहीं पाई। पहले ऐसी बातों को सुनती हुई काठ की तरह खड़ी रहती, पर आज तन बदन में आग सी लग गई। गोपाल कोई 10 मिनट तक अपनी बेलगाम जबान को हाँक कर अंदर चला गया। माधवी इतनी लाल पीली हो गई कि उसे रुलाई आ गई। वो सीधे आउट हाउस की ओर बढ़ी। ड्राइवर ने बीच में ही आकर कहा, मालिक ने आपको घर छोड़ाने को कहा है। माधवी ने गोपाल पर का गुस्सा ड्राइवर पर उतारा। कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम देखो, मुझे अपने घर का रास्ता मालूम है। अच्छा, मालिक को यही कह दूंगा, कहकर ड्राइवर चला गया। आउट हाउस में जाते जाते माधवी को रुलाई आ गई। मुत्तु कुमरन को देखते ही वो फूट कर रो पड़ी। रोते रोते वो मुत्तु कुमरन के सीने से मुरझाई माला की भांति लग गई। क्या है, क्या हुआ, किसने क्या कहा, इस तरह क्यों रो रही हो? मुत्तु कुमरन ने घबरा कर पूछा। कुछ देर तक वो कुछ बोल नहीं पाई। बोल फूटने के बदले सिसकी ही फूटी। मुत्तु कुमरन ने बड़े प्यार से उसकी पीठ पर थपथपाकर सांत्वना दी तो वह अपने को संभाल कर बोली, मुझे घर जाना है, बस का टाइम हो गया है, टैक्सी के लिए मेरे पास पैसे नहीं, आप मेरा साथ दें तो मैं पैदल ही घर चलूंगी।
मेरा और कोई साथी नहीं है, मैं अकेली हूं, अबला हूं। क्या हुआ? क्यों ऐसी बातें करती हो? साफ साफ बताओ। वो कहते हैं कि मैं त्रिया चरित्र खेल रही हूं। अब्दुल्ला को बुला लाने के लिए मैं अकेली क्यों नहीं गई? आपके आने पर मेरा बर्ताव ही बदल गया है। कौन कहता है? गोपाल? उनके सिवा और कौन? मुत्तु कुमरन की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। कुछ पल वो कुछ बोल नहीं पाया। थोड़ी देर बाद उसका मुंह खुला। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूं। मुत्तु कुमरन उसे साथ लेकर चल पड़ा। उन दोनों को बंगले की चार दीवारी के अंदर ही गोपाल ने आकर उनका रास्ता रोका। तुमने गुस्से में आकर जो कहा ड्राइवर ने आकर बता दिया है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। हमारा परिचय आज या कल का नहीं। कितनी ही ऐसी बातें मैंने कही हैं। अब कुछ दिनों से गुस्सा तुम्हारी नाक पर चढ़ा रहता है। अजनबी समझकर मुझ पर सारा गुस्सा निकालने लगो तो मेरे लिए कहने को कुछ नहीं है। माधवी उसकी बातों का कोई जवाब दिए बिना सिर झुकाए खड़ी रही। मुत्तु कुमरन भी कुछ बोला नहीं। गोपाल ने ताली बजाकर किसी को बुलाया। ड्राइवर ने कार लाकर माधवी के नजदीक खड़ी की। मुत्तु कुमरन चुपचाप ये देखता खड़ा रहा कि माधवी अब क्या करती है। बैठो, घर पर उतरकर कार वापस भिजवा देना। मेरा दिल न दुखाओ। गोपाल मानो गिड़गिड़ाया। माधवी ने मुत्तु कुमरन को यों देखा मानो उसकी सलाह चाह रही हो। मुत्तु कुमरन ने उसे अनदेखा कर और कहीं देखा। तुम ही कहो उस्ताद, माधवी मुझ पर नाहक नाराज हो रही है। तुम ही समझाकर घर भेजो। गोपाल ने मुत्तु कुमरन से विनती की। मुत्तु कुमरन ने उसकी बातों पर भी कान नहीं दिया। होठों पर हंसी लाकर चुप रह गया। लेकिन वो इस तरह खड़ा था कि आज माधवी के दृढ़ चित्त की टोह लेकर ही रहेगा। एकाएक गोपाल ने एक काम किया। इशारे से ड्राइवर को उसकी सीट से उतार कर बोला, आओ मैं ही तुम्हें ड्रॉप कराऊं। माधवी ना नहीं कह सकी। हिचकते हिचकते मुत्तु कुमरन की ओर देखती हुई कार की अगली सीट का द्वार खोलकर बैठ गई। गोपाल ने कार स्टार्ट की तो माधवी ने मुत्तु कुमरन से विदा लेने की मुद्रा में हाथ हिलाया, पर उसने बदले में हाथ नहीं हिलाया। इतने में कार बंगले का फाटक पार कर सड़क पर हो गई। वो समझ गई कि मुत्तु कुमरन उसके इस व्यवहार से असंतुष्ट अवश्य हुआ होगा। घर पहुंचने तक वो गोपाल से कुछ नहीं बोली। गोपाल ने भी उसकी उस समय की मनोदशा का अनुमान करके उससे बात करने की कोशिश नहीं की। लाइडस रोड तक आकर उसे उसके घर छोड़कर गोपाल लौट गया। घर के अंदर जाते ही माधवी ने धड़कते दिल से मुत्तु कुमरन को फोन किया। आप बुरा तो नहीं मान गए? उनकी इस गिड़गड़ाहट पर मैं इनकार नहीं कर पाई। हाँ, पहले से भी अच्छा साथी मिल जाए तो इनकार कैसे कर पाओगी? एक एक शब्द पर जोर देते हुए मुत्तु कुमरन ने पूछा। आवाज में दबा हुआ क्रोध गूंज उठा। आपकी बात समझ में नहीं आती। लगता है कि आप गुस्से में बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लो। कड़े स्वर में जवाब देकर मुत्तु कुमरन ने चौंका पटक दिया। माधवी के दिल पर ऐसी करारी चोट पड़ी कि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर फोन हाथ में लिए खड़ी रही। फिर फोन रखकर बिस्तर पर जा पड़ी और सुबक सुबक कर रोने लगी। उसे लगा कि उसकी बदकिस्मती से ही मुत्तु कुमरन भी उसे गलत सलत समझ रहा है। साथ ही उसके मन में ये बात भी आई कि इसमें मेरा ही दोष बड़ा है। उसके पास जाकर रोई धोई, फिर साथ चलने को मना लाई और आधे रास्ते में ही उसे छोड़कर गोपाल की कार में चली आई। इस हालत में हर कोई बुरा ही मानेगा। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 12, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।